Next term is purchase. Purchase is used only for the purchase of goods in which business deals. देखिए, परचेज का मतलब होता है वो गुड्स परचेज करना जिसमें हमारा बिजनेस डीलिंग करता है। अगर मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वो कंसर्न, वो एंटरप्राइज जो किसी चीज का निर्माण करती है, तो उसके लिए जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं बनाने के लिए, तो उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स में, और फिर उसको हम बेच देते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हम उस गुड्स को बनाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने की कोई फर्म है, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी। तो अगर वो जो वुड या परचेज करके ला रही है, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो यही चीज उसकी परचेज कैटेगरी में आएगा। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी होती है? ट्रेडिंग कंसर्न वो होती है जो किसी एक गुड्स को खरीदती है और उसको ऊंचे दाम पर बेच देती है, रीसेल कर देती है, तो वो क्या कहलाती है? ट्रेडिंग कंसर्न। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर सोल्ड दोज थिंग जो परचेज किए जाते हैं रीसेल पर। इन बोथ द केसेस परचेज इज मेक प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। देखिए, इसके हम प्रॉफिट तभी बनाते हैं जब हम रीसेल ऊंची कीमत पर करते हैं। एक एग्जाम्पल से और इसको क्लियर करते हैं। एक क्लॉथ डीलर है जिसने क्लॉथ खरीदे हैं बेचने के लिए, तो क्लॉथ उसके लिए क्या है? गुड्स है। अगर सेम क्लॉथ डीलर परचेज करता है फर्नीचर अपने कस्टमर को बैठने के लिए, तो वो फर्नीचर गुड्स में ट्रीट नहीं किए जाएंगे, ये वो उसके लिए एसेट्स होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें ये ध्यान देना है कि बिजनेस का पर्पस क्या है। अब देखिए, यहीं पर मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए एक फर्नीचर की दुकान है, उसने फर्नीचर परचेज किया, तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा, वो उसके लिए एसेट्स नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि देखिए, अभी पहले वाले में बताया कि फर्नीचर खरीदा तो वो एसेट्स है, और अब इधर बता रहे हैं कि फर्नीचर खरीदा है तो वो उसके लिए गुड्स है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर को परचेज करेगा और फर्नीचर को ही बेचेगा, तो ये एक ट्रेडिंग कंसर्न हो गई। तो उसको हम एक तरीके से समझेंगे कि वो जो गुड्स परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। पर्पस क्या है? अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए, तो वो हमारे लिए एक गुड्स हो जाएंगे और गुड्स को ही हम परचेजेस की श्रेणी में रखते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। जब हम खरीदे हुए गुड्स जिससे हमने खरीदे हैं उसको वापस कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। ऐसे रिटर्न को हम दूसरे नाम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। परचेज दो प्रकार की हो सकती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब है वो परचेजेस जो बिजनेस कैश में परचेज करके लाते हैं, ठीक है, और क्रेडिट परचेज वो परचेज होती है जो हम उधार खरीद करके लाते हैं और उसका पेमेंट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, परचेज से ही जस्ट अपोजिट है सेल्स। सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। इसमें सेल का मतलब होता है जो चीज हमारी है, जिसके मालिक हम हैं, ओनरशिप हमारी है, जब हम उसको किसी दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हैं और कस्टमर उस ओनरशिप ट्रांसफर के बदले हमको क्या पे करता है? प्राइस। जैसे मान लीजिए कोई भी गुड्स हम परचेज करने शॉप पर गए और वो शॉपकीपर से हमने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, तो शॉपकीपर उसका क्या है? ओनर। तो जब वो हमको वो गुड्स प्रोडक्ट देता है तो उसके बदले में हम उसको प्राइस पे करते हैं, तो ओनरशिप हमारे पास आ जाती है, तो इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर तरुण सेल करता है कंप्यूटर्स वरुण को, तो ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर्ड टू तरुण टू वरुण। तो इसमें तरुण अगर कंप्यूटर सेल कर रहा है वरुण को, तो तरुण वरुण को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तरुण को
उस ओनरशिप ट्रांसफर करने के बदले, यानी कि कंप्यूटर ट्रांसफर करने के बदले वरुण से जो कीमत यानी कि प्राइस मिलेगी, और प्राइस मिलने के बाद ही वो चीज उसके लिए क्या बन जाएगी, सेल। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ दोज गुड्स। देखिए, सेल उन्हीं गुड्स का किया जाता है जो रीसेल पर्पस के लिए परचेज की जाए। इसमें हम कस्टमर से जो रेवेन्यूज हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर कोई हमारी सर्विसेज हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड की जाती हैं। इसमें अगर हम एसेट्स बेचते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई फर्नीचर परचेज किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स है, और कुछ समय बाद वो फर्नीचर अगर बेकार हो गया, हमारे यूज का नहीं है, हम रेनोवेट करवाना चाहते हैं और हमने उसको बेच दिया, और उससे जो पैसे आए वो हमारे सेल नहीं कहलाएंगे। वो सेल इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो हमने पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि वो गुड्स नहीं है हमारे जो हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए हैं। क्लियर? तो वो हमारे लिए एक तरीके से सेल नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा है इफ अ क्लॉथ डीलर, अगर एक क्लॉथ डीलर है, वो क्लॉथ को सेल करता है, कपड़े बेच रहा है, तो वो उसके लिए सेल होगी। लेकिन अगर वही क्लॉथ डीलर अपना पुराना फर्नीचर, टाइपराइटर, ऐसी कोई भी चीज, कंप्यूटर बेच देता है और उसके बदले जो पैसा मिलता है वो सेल नहीं कहलाएगा। और एक और चीज, सेल्स में दोनों टर्म इंक्लूड होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न भी होता है। तो देखिए, सेल्स रिटर्न क्या होता है। सेल्स रिटर्न, सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। कुछ कस्टमर्स जिनको हमने माल बेचा है वो गुड्स को सोल्ड करने के बाद हमें रिटर्न कर देते हैं। तो जो रिटर्न गुड्स हमारे पास आए हैं वो चीज सेल्स रिटर्न कहलाती है, और इसको हम दूसरे नाम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब आइए सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में हम बता दें कुछ और चीजें कि सेल्स रिटर्न क्यों होते हैं। जैसे हमने गुड्स को सोल्ड किया, उस गुड्स में कोई कमी है तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, क्योंकि कस्टमर निश्चित तौर पर वापस कर जाएगा। या हमने जो सैंपल के रूप में उसको बेचा था और जो गुड्स बेचे गए वो उसके अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, तो तब भी वो हमें गुड्स वापस कर जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न एस्टेब्लिश होती है। क्लियर? आइए अब देखिए स्टॉक क्या होता है और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू, देखिए 11th टॉपिक है हमारा स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। स्टॉक में देखिए, स्टॉक में वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रीसेल। देखिए, स्टॉक में हम वो गुड्स रखते हैं जो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए थे, जो हम which are lying and sold at the end of accounting period. The term stock may be two types. स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग एंड सोल्ड बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है वो गुड्स जो हमारे पास साल के शुरू में बचे हुए हैं, ठीक है, वो गुड्स आते हैं। क्लियर? और क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो हमारे पास साल के अंत में बचे हुए होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास साल के शुरू में 1 लाख रुपए के गुड्स थे। क्लियर? मैं 5 लाख के गुड्स में और परचेज करके आया, तो मेरे पास अब गुड्स हो गए टोटल 6 लाख के। 6 लाख में से मैंने 4 लाख के गुड्स अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में बेच दिए, ठीक है, तो हमारे पास गुड्स की वैल्यू बची है 2 लाख रुपए। तो यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी लागत के हमने माल को बेचा है।
Clear? Next one is inventory. In case of manufacturing, there can be opening and closing stock inventory of 4 types. अगर मैन्युफैक्चरर है तो वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 प्रकार की होगी. पहला होगी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. ये इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज यूजिंग दैम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग एंड यूज्ड. देखिए, अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने या मैन्युफैक्चरर ने कोई भी गुड्स को परचेज किया है और अभी तक उस पर रॉ मटेरियल परचेज किया है हमने, वो अभी तक हमारे फिनिश्ड गुड्स में यूज नहीं हुआ है, वो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा. दूसरा होता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. चलिए पहले ऊपर वाले का एक एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए आपका ब्रेड बनाने का कारखाना है और आपके पास गोडाउन में 100 मैदे के फ्लोर के अगर कंटेनर्स रखे हुए हैं तो वो आपके लिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. देखिए, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यही होता है कि पार्टली फिनिश्ड गुड्स हैं, मतलब अभी तक वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं लेकिन अभी उस पर कुछ काम होना बाकी है, यानी कि वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अभी और जाने हैं. तो ऐसी जो इन्वेंट्री हमारे पास रखी हुई है वो चीज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगी. और इसमें इस इन्वेंट्री को निकालने के लिए जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, उसमें लेबर, पावर, रेंट, ये सब अगर हम ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, तो वो चीज हमारी इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगी. नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स. देखिए, अगर ब्रेड कन्वर्ट हो गई, मान लीजिए जो फ्लोर ब्रेड में कन्वर्ट हो गई और फिर वो हमने अपने गोडाउन में रख रखी है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, हम इनको बनाने के बाद बेचते हैं. क्लियर? और लेकिन अभी वो हमारी बिकी नहीं है. क्लियर? जो बिक गई वो तो सेल हो गई, लेकिन फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद अगर कोई चीज हमारी बिकी नहीं है तो वो चीज हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है फिनिश्ड स्टॉक के रूप में, तो वो चीज हमारी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएगी. लास्ट है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर. देखिए यहां पर ये टर्म गलत हो गया है. इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है ये वो गुड्स होते हैं जो हम अपने पास परचेज करते हैं फॉर रीसेलिंग. हम उसको रीसेल करने के लिए अपने पास रखते हैं कि हाँ ये स्टॉक है और हम इसको रीसेल कर देंगे, तो ये हमारे लिए इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है. क्लियर?